गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया है, आज कुछ काम था मुझे सुबह, तो थोड़ा लेट हो गया है। तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, क्लास 12th में इससे पहले वाले दिन में क्या पढ़ाया था? क्लास 12th में इससे पहले वाले दिन पे हमने वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज, इन सब के बारे में आपको बता दिया है। अब मीटर ब्रिज पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। कंस्ट्रक्शन, वो जब भी नल डिफ्लेक्शन मीटर ब्रिज में आ जाएगा, मतलब वो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। अब जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन में क्वेश्चन होता था, उसी तरह से मीटर ब्रिज में भी क्वेश्चन होगा। तो मीटर ब्रिज में आपको याद क्या रखना है कि मीटर ब्रिज कैसा अरेंजमेंट है। तो मीटर ब्रिज जो है वो आपको क्या मिलेगा, एक प्लैंक मिलेगा। मीटर ब्रिज जो है आपको एक इस तरह का प्लैंक मिलने वाला है, ऐसा समझ लो। इस तरह का एक अरेंजमेंट मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, कॉपर के हमारे पास क्या होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं इस तरह से कॉपर होता है। कॉपर जनरली गुड कंडक्टर है, इसलिए कॉपर अरेंज करते हैं। फिर ये यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ से, ठीक है। अगर खुदा ने चाहा, अगर आपका लॉकडाउन खुला, अगर लॉकडाउन खुला तो आपको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा फिजिक्स के लैब में जाने का। तो आप जा पाएंगे और आप ये अरेंजमेंट देख पाएंगे, ठीक है। और इनके बीच में कनेक्टेड होता है, इनके बीच में कनेक्टेड होता है एक 1 मीटर का वायर। यहाँ पर एक 1 मीटर का वायर है। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे एक स्केल है। स्केल को अलग कलर से बना देते हैं। वायर के जस्ट नीचे क्या है, वायर के नीचे एक स्केल रखा है। अब ये जो स्केल है, ये स्केल कितना है, स्केल हमारे पास 1 मीटर का स्केल है, या जो वायर है, वायर 1 मीटर का है, या आप इसको बोल दो 100 सेंटीमीटर का वायर है। अब 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, मीटर ब्रिज। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अच्छा, ये कॉपर है तो हम ऐसा मानेंगे कि कॉपर में कोई लॉस नहीं हुआ है, तो ये पॉइंट भी बी है। ये पॉइंट सी है तो ये पॉइंट भी सी है, और ये पॉइंट ए है। इस तरह से हम अरेंजमेंट बनाते हैं। अब ए और बी के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, जो जनरली नोन रेजिस्टेंस होता है। मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, वहां पे आप लैब में जाओगे तो आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स नाम का अरेंजमेंट मिलेगा, जिसमें से आप नॉन रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो कार्बन रेजिस्टर भी यूज कर सकते हो। तो एक नॉन रेजिस्टेंस होगा, मान लो नॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो है R1, ठीक है। और बी और सी के बीच में जनरली कनेक्टेड होता है एक अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। अब ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, सपोज इसका वैल्यू इज R2, ठीक है। अब ये जो बी वाला एंड है ना, बी वाले एंड से हम कनेक्ट करते हैं एक वायर इस तरह से। वायर से कनेक्टेड होगा एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। वायर से कनेक्टेड होगा एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होगा एक जॉकी, जो क्या कर सकता है, जो इस वायर पर स्लाइड कर सकता है। कौन से वायर पर, ये जो हमारे पास, ये कलर चेंज, ये जो हमारे पास वायर था, ये जो वायर है, इस वायर के अबाउट ये क्या कर सकता है, जो हमारा जॉकी है वो स्लाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, हमें एक्सपेरिमेंट में जब आप स्टार्टिंग में ये जो जॉकी है, जॉकी को इधर कहीं पे अगर पॉइंट आउट करेगा, मान लो इस वाले पॉइंट पे कहीं पे पॉइंट आउट किया, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यहाँ कहीं पर होगा। अगर आप इस साइड कहीं पॉइंट करोगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, नहीं बता सकते किस साइड डिफ्लेक्शन होगा। और अगर कोई करंट, मान लो यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर काम नहीं करता, तो वो नल डिफ्लेक्शन पर होता है, जीरो के मार्क पर होता है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली अगर इस जॉकी वाले स्लाइड को, ये जो जॉकी है, जॉकी को अगर एसी वायर के ऊपर अगर ग्रेजुअली स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखोगे कि आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता है, आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर के पास आ जाएगा नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर आ जाएगा नल डिफ्लेक्शन पर। अब गैल्वेनोमीटर अगर नल डिफ्लेक्शन पर है, इसका मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज करंट थ्रू
गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो आपको क्या करना है, जॉकी को यहाँ पे आप स्लाइड करोगे और आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जब इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए, नल डिफ्लेक्शन आ जाए, या ऐसा हो जाए कि करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए। अब अगर ये वाला जो एंड है उसको बोल देते हैं डी। अब अगर आप सर्किट को आराम से बनाओगे ना, तो मान लो ये पॉइंट है ए, इससे लगा हुआ एक पॉइंट था हमारे पास बी, इससे लगा हुआ एक पॉइंट है बी, ठीक है, बी से कनेक्टेड पॉइंट है सी, और इनके बीच में है डी। अब देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस R1 है वैल्यू। बी और सी के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक R2 रेजिस्टेंस है। ये ए और डी के बीच में, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो वायर हम यूज करते हैं ना, वायर का रेजिस्टेंस होता है, हम क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। तो आप जितना ज्यादा लेंथ मूव करोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू आता जाएगा। तो ए से डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, मान लो सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो एक्स आया, तो के टाइम्स ऑफ एक्स हम क्या कर सकते हैं, ए से डी के बीच का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। उसी तरह डी से सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। अब अगर यहां से यहाँ का लेंथ है x, ये x कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो नीचे में स्केल है ना, रेड से जो मैंने बनाया है, इस स्केल से आप क्या कर सकते हो, x का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार x का वैल्यू मिल गया तो ये जो d से c का लेंथ है ये 100 माइनस x का होगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस x टाइम्स ऑफ k। ये हमारे पास क्या हो गया, c से d का रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। और अगर देखोगे तो B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब अगर नल डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब B और D वाले ब्रांच में करंट जीरो हो गया, B और D वाले ब्रांच में करंट जीरो हो गया, मतलब ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। अगर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस के जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो R1 इंटू के 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा R2 इंटू के टाइम्स ऑफ एक्स। ये k से k का वैल्यू अगर आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर R2 का वैल्यू अननोन है। अब आप R2 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, R2 को आप लिख सकते हो R1 टाइम्स ऑफ 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसको यूज करके आप अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब इस पे बेस सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे, तुम सर्च करना बुक में, बहुत ही आसान है, तो इसमें मैं टाइम नहीं देने वाला, आप खुद से ट्राई करना, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आज क्या करते हैं, आज क्या करना है अपने को, आज अपने को बात करना है पोटेंशियोमीटर पर। अब ये पोटेंशियोमीटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमीटर वोल्ट मीटर के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पोटेंशियोमीटर। अब पहले तो ये समझना पड़ेगा ये पोटेंशियोमीटर है क्या, इसका काम क्या है, कैसे यूज है, वो सब समझना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर, हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। फिर से अगर खुदा ने चाहा फिजिक्स के लैब में अगर आप जाओगे तो आपको एक इस तरह का प्लैंक मिलेगा, दो तरह के प्लैंक मिलेंगे। एक प्लैंक मिलेगा सिंपल प्लैंक, सिंपल प्लैंक होगा तुम्हारा क्या नाम था, मीटर ब्रिज। एक और बड़ा सा प्लैंक होगा, ठीक है, एक और सा बड़ा सा प्लैंक होगा जिसको बोलेंगे पोटेंशियोमीटर, गिटार के जैसा। और वो प्लैंक कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बच्चे नीचे खेल रहे हैं, आवाज आ रही है बच्चों का, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं है, किसी और के बच्चे होंगे, खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ है, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास 1। अब क्या होगा ना, यहाँ पर फिर से कॉपर वायर से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर ये कॉपर वायर कनेक्टेड होगा, 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 एंड सो ऑन। और हर एक जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक का हर एक जो लेंथ है वो 1 मीटर का है। मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर है वो कितना लेंथ का हो गया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। आप यहाँ से कनेक्शन करोगे, इसके थ्रू करंट आएगा और ये करंट जो है वो बाहर चला जाएगा। अब ये बोलोगे सर ये पटरा जैसा है, ये जो प्लैंक जैसा है, इसका काम क्या है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये आइडियल वोल्ट मीटर है।
पोटेंशियोमीटर को हम क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर क्यों है, क्या इसकी जरूरत है, अभी समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तो बस इतना याद रख लो कि पोटेंशियोमीटर जो है it measures potential difference between 2 points। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस जानना है ना, आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये अरेंजमेंट लगा दो, आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्या वर्किंग है, वो थोड़े टाइम पे समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये आइडियल वोल्ट मीटर कैसे है, मतलब आइडियल वोल्ट मीटर की जरूरत क्यों आन पड़ी। अभी हमने वोल्ट मीटर पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वोल्ट मीटर पढ़ा था। एक सिंपल सा सर्किट से समझते हैं, ये शायद मैंने उस समय बताया होगा आपको, फिर से देख लेते हैं। लॉकडाउन तो बच्चों की हुई है यार, सुबह शाम खेलते रहते हैं। बाकी लोग तो के लिए नॉर्मल है, बाकी लोग के लिए कोई खास फायदा नहीं है। और अब तो धीरे धीरे खुल रही हैं चीजें, शायद 1 अक्टूबर के बाद से तुम्हारी कोचिंग भी खुल जाए। अभी मैं घर जाऊंगा, ये शायद मैंने आपको बताया भी है। मान लो ये मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। यहाँ पर ये R1 है, ये R2। अच्छा, ये V लिखता हूँ मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सब के कहानी अपन ने नहीं नोटिस किया है। हमें बस इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, V वोल्ट का है। अच्छा, मान लो इस कनेक्ट करने से यहाँ पे जो करंट है वो I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब R2 के अबाउट कोई पोटेंशियल ड्रॉप अगर कैलकुलेट करें ना, तो R2 के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो I इंटू R2 है क्या, ठीक है। अब प्रैक्टिकली आपको पता है कि R2 के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो I इंटू R2 का है। अब हमें क्या करना है, थियोरेटिकली ये वैल्यू, हमें क्या करना है, थियोरेटिकली ये पता है कि I इंटू R2 का वैल्यू है, मैं प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए जिसके अबाउट भी पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है उसके पैरेलल में लगा देते हैं वोल्ट मीटर। तो यहां पर लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर। अब जैसे ही आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्ट मीटर लगाने से क्या होगा, ये जो I अमाउंट ऑफ करंट इस वाले पॉइंट को जाएगा, इसमें से IG करंट यहां चला जाएगा और I माइनस IG करंट यहां पर आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रीडिंग आएगा ना, यहाँ पर जो रीडिंग आएगा, आप कैलकुलेट करना चाहते थे, थियोरेटिकली वैल्यू क्या आना चाहिए था, थियोरेटिकली वैल्यू आना चाहिए था I टाइम्स ऑफ R2, लेकिन जो रीडिंग आएगा वो क्या आ जाएगा, I माइनस आई जी टाइम्स ऑफ R2। ये रीडिंग हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम तो ये रीडिंग फाइंड करना चाहते थे, लेकिन जो रीडिंग आया है वो एक्चुअल में से कुछ कम हो गया क्या, इसका मतलब वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दिया है वो कुछ एरर के साथ दिया है। अब बोलोगे सर ठीक है, अब रीडिंग है लेकिन आईजी का वैल्यू तो बहुत छोटा है ना सर, तो थोड़ा बहुत एरर आएगा, काम चला लेंगे। ठीक है, बहुत बार हम जब फिजिक्स में प्रैक्टिकल करेंगे तो हम वोल्ट मीटर ही यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होता है, मतलब जो रिजल्ट है उसमें जो एरर है, जीरो एरर तो आना मुश्किल होता है, मतलब लेकिन हम चाहते हैं कि एरर जो है वो ना के मतलब बहुत कम है, मतलब अगर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रखना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर नहीं यूज करके हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। अब ऐसा क्या डिफरेंस हो जाता है सर पोटेंशियोमीटर यूज करने से, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले पोटेंशियोमीटर का वर्किंग, ये पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। तो हम पहले बात करते हैं प्रिंसिपल और वर्किंग पर। ठीक है, हम बात करेंगे प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। कॉलेज के एग्जाम में 1 मार्क्स में लिखने आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, हमने क्या देखा है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उतना ज्यादा ड्रॉप होता है। अब रेजिस्टेंस के अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी वायर का अगर मेरे को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, या रेजिस्टेंस का या कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है,
तो जितना लेंथ का कंडक्टर होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है क्या? इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ऐसा बोल सकते हैं। अब फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं अच्छा लगता, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट से इसको भगा देंगे, तो V इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ L ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये जो k है ना, ये जो k का फैक्टर है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, इस इक्वेशन को k इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब ये जो k यहाँ पे आया ना, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इस k को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सब नाम आएगा, पूछते हैं, वाई वाई पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपल सा याद क्या रखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर के वायर में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है, 1 मीटर के कंडक्टर में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर ये जो k है ना, k हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और इसको याद क्या रखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ के वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे V अपॉन L से, ठीक है, ये मैं समझा दूंगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, मान लो जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, मान लो मेरे पास, अब मैं पूरा जब भी मैं पोटेंशियोमीटर अब मैं बनाऊंगा ना, तो मैं पूरा वो बड़ा सा अरेंजमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपल एक वायर बनाऊंगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है A से B, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इस पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर रखा है मान लो 20 वोल्ट के बैटरी से, अगर मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है 20 वोल्ट के बैटरी से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि A वाले एंड का पोटेंशियल है 20 और B वाले एंड का पोटेंशियल है 0। अगर ये 20 वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ का पोटेंशियल 20 और यहाँ का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं। और ऐसा मान लेते हैं कि ये जो AB वायर है वो कितने का है, 5 मीटर का है। अब 5 मीटर ट्रैवल करने पर अगर 20 का पोटेंशियल, देखो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर घट के 0 हो गया, अगर मैं 5 मीटर लेंथ में ट्रैवल करूंगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप 20 का हो रहा है। 5 मीटर ट्रैवल करने पर अगर पोटेंशियल का ड्रॉप 20 का हो रहा है, इसका मतलब 5 मीटर पर अगर जो ड्रॉप था वो 20 का है, तो 1 मीटर पे जो ड्रॉप होगा वो 20 डिवाइडेड बाई 5 होगा क्या, 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। आप चाहो तो k का डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके भी पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंपल सा मतलब है 1 मीटर के वायर में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। जैसे A से B लेंथ कितना था 5 और A से B में ड्रॉप कितना होना है 20, जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 वोल्ट आ जाएगा क्या। तो आपको जैसे समझ में आ रहा है आप वैसे क्या कर सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, इसका प्रिंसिपल में आप याद रखोगे कि हम ये जानते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और खुद रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी भी वायर में या पोटेंशियोमीटर वायर में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो लेंथ ऑफ द वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था कि कनेक्टिंग वायर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस नहीं मानते, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका हम रेजिस्टेंस मानते हैं। और ये जान लो कि रेजिस्टेंस में आप एक एंड से, सॉरी पोटेंशियोमीटर वायर में आप एक एंड से दूसरे एंड में जितना ज्यादा मूव करोगे उतना ज्यादा ड्रॉप का वैल्यू होगा। अच्छा, और क्या याद रखना है, अब वो पोटेंशियोमीटर में मैं बार बार ये भारी भरकम सा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं एक मोटा सा वायर बनाऊंगा, वही मेरा क्या होगा, पोटेंशियोमीटर होगा। सर मेरे को ना कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया मेरे को, प्रिंसिपल भी नहीं समझ में आया। देखो जब तक नहीं समझ में आया तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पहले ये रिवाइंड करके वापस से पीछे जाके देखो प्रिंसिपल क्या है ये समझ में आना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, 1 मीटर के वायर में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये हो गया इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग मतलब ये कैसे काम करता है। मेजरली पोटेंशियोमीटर के हम दो एप्लीकेशंस देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक में है पोटेंशियोमीटर का। एक होता है ईएमएफ का वैल्यू कंपेयर करना और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना। मैं दोनों समझा दूंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं वर्किंग, पहले हम बात करते हैं
वर्किंग ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। ये काम कैसे कर रहा है, क्यों बोल रहे हैं कि ये आइडियल वोल्ट मीटर है, वो देखते हैं। वर्किंग, मान लो मैंने बोला कि एक इस तरह से वायर है, ठीक है, ये जो मोटी सी वायर है वही क्या है, मेरा पोटेंशियोमीटर है। बहुत गर्मी है यार, थोड़ा सा कूलर चला लेते हैं, थोड़ा सा पॉज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो सिंपल मोटा सा वायर है वो पूरा प्लैंक वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। मान लो ये पोटेंशियोमीटर का ए पॉइंट है, ये पोटेंशियोमीटर का बी पॉइंट है। अब पोटेंशियोमीटर में ना आप देखोगे दो सर्किट, एक होगा ड्राइविंग सर्किट और एक होगा ऑक्सिलरी सर्किट। अब ड्राइविंग सर्किट का मतलब क्या है, ड्राइविंग सर्किट का मतलब है पॉइंट ए को आप कनेक्ट कर दो एक बैटरी से, ठीक है। अभी सिंपल रखते हैं, ये जो बैटरी है इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रख रहे, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रखते, सिर्फ मान लेते हैं ये जो बैटरी है उसका ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई का, और ये जो पॉइंट ए है। अब ये जो हो गया, ये हो गया ड्राइविंग सर्किट। ड्राइविंग सर्किट मतलब इसके थ्रू पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इससे कनेक्ट करते हैं एक ऑक्सिलरी सर्किट। अब ये जो ऑक्सिलरी सर्किट है, इस ऑक्सिलरी सर्किट में आप क्या करते हैं, एक दूसरा बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जिसका ईएमएफ है E1, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो R। अब ऐसा समझ लो ना कि क्वेश्चन में क्या है, E1 का वैल्यू अननोन है, E1 का वैल्यू क्या है, अननोन है, हमें नहीं पता, और हम क्या चाहते हैं, E1 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब हम कुछ भी करके E1 का वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि जो ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल है वो ज्यादा है E1 के कंपैरिजन, ठीक है। देखते हैं क्या है, ठीक है। अब ये हमारा कैपिटल ई वाला जो सर्किट है वो ड्राइविंग सर्किट है, ये ड्राइविंग ईएमएफ है और ये ऑक्सिलरी ईएमएफ, ठीक है। ऐसा समझते हैं कि मुझे E1 का वैल्यू नहीं पता और मुझे E1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, बिल्कुल। ए से बी का जो लेंथ है, ए से बी का जो लेंथ है, सपोज पता है ए से बी का लेंथ कितना है, जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो कुछ तो L लेंथ का है। अब मान लो यहाँ पे आपको क्या कनेक्ट करना होता है, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना होता है एक गैल्वेनोमीटर। इस वाले सर्किट में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एक गैल्वेनोमीटर जो जॉकी से कनेक्टेड होगा, और आप इस पोटेंशियोमीटर वायर में क्या करोगे, ऐसे स्लाइड करोगे, ठीक है। जो ऑक्सिलरी सर्किट है ना, उसका एक एंड आपको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है, और गैल्वेनोमीटर में जो दूसरा एंड होगा उसको जॉकी से कनेक्ट करके ए बी वाले वायर में स्लाइड करेंगे। अब क्या करना है, गैल्वेनोमीटर में आपको ढूंढना है नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में आना चाहिए नल डिफ्लेक्शन। अब नल डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर में आ गया, इसका मतलब ये मान लो यहां कहीं पर आ गया, ये जे पॉइंट है मान लो, बट टाइम मत खराब कर यार। मान लो ये जो पॉइंट है वो जे आ गया। अब जैसे ही नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, करंट इन द ब्रांच ए जे, करंट इन द ब्रांच ए जे का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन का मतलब ही यही हो गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। अगर गैल्वेनोमीटर में, अरे अंधेरा हो गया, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, अरे वो कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम कर रहे हैं यार, इनको भी आज ही स्टार्ट करना है। ये भी नहीं करते, रहने देते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, मतलब एजे वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं। अब अगर एजे वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है ना, तो ध्यान से देखो, मान लो मैं ए पॉइंट से लिखना स्टार्ट करूं, अगर मैं ए पॉइंट से जे पॉइंट तक लिखना स्टार्ट करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वी ए, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है। अगर करंट होता भी तो मान लेते हैं जो भी करंट है तो जीरो ही, तो करंट नहीं है तो ए से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया, माइनस E1 लिख दिया मैंने। फिर कोई करंट है नहीं तो रेजिस्टेंस के अबाउट कोई ड्रॉप होगा नहीं, मतलब इसका होना नहीं होना सब एक बराबर है, इक्वल्स टू
वी जे लिख देंगे क्या? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं थोड़ा तो वी ए माइनस वी जे का वैल्यू E1 आ जाएगा। मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जे, यहां से लेके यहां तक जो ड्रॉप है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर आ गया ना, E1 के वैल्यू के इक्वल आ गया, जो मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब मुझे और क्या पता है, अगर नल पोजीशन आ गया है, एट नल डिफ्लेक्शन, अगर नल डिफ्लेक्शन आ चुका है तो नल डिफ्लेक्शन में क्या हो गया, इसमें अगर कोई करंट नहीं गया, इस वाले एजे वाले ब्रांच में अगर कोई करंट नहीं गया, तो जो भी करंट आई आया होगा, इस वाले बैटरी में से जो भी करंट आई निकला होगा, वो ए बी के थ्रू होते हुए वापस इस वाले जो ड्राइविंग सर्किट है उसमें एंटर कर जाएगा। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ए और बी, ए से बी जाते वक्त अब जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप है वो इस पोटेंशियोमीटर वायर में ड्रॉप होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एल लेंथ ट्रैवल करने में जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो ई के बराबर है। यहां से मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकता हूं ना, 1 मीटर का लेंथ ट्रैवल करने पर, 1 मीटर का लेंथ ट्रैवल करने पर जो वोल्टेज ड्रॉप आता, ऐसा लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, ऐसा लिख देते हैं, 1 मीटर का लेंथ ट्रैवल करने पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता वो E अपॉन एल हो जाता। अब 1 मीटर लेंथ पर ड्रॉप करने, 1 मीटर लेंथ मूव करने पर जो ड्रॉप आता है वो तो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू E अपॉन एल आ गया क्या? बिल्कुल सर जी। अब अगर मुझे पता है कि 1 मीटर के वायर में कितना ड्रॉप होगा, और मैं यहां से यहां का दूरी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर में नीचे में स्केल्स लगे होते हैं, नीचे में स्केल्स लगे होते हैं, तो आप यहां से यहां का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो ना। अब आपके पास x का वैल्यू भी अवेलेबल है, आपको x का वैल्यू भी पता है, और आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पता है। तो मैं a से j का ड्रॉप जो है, अगर a से j का ड्रॉप इस पोटेंशियोमीटर वायर को देख के लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? x लेंथ टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा जा सकता है क्या? अच्छा, अब VAJ का एक वैल्यू यहां पर दिख रहा है और VAJ का एक वैल्यू यहां पर दिख रहा है। अगर दोनों के LHS इक्वल है, मतलब दोनों के RHS भी इक्वल किए जा सकते हैं ना, तो E1 का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? E1 का वैल्यू मैं x टाइम्स ऑफ E अपॉन L लिख सकता हूं क्या? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो अननोन रेजिस्टेंस था ना E1, मुझे उसका वैल्यू मिल गया। अननोन रेजिस्टेंस E1 था, मुझे उसका वैल्यू मिल गया। कितना वैल्यू आ रहा है? x टाइम्स ऑफ E अपॉन L। हाँ या ना? अच्छा, अब एक चीज और देखना, देखो कैपिटल E, इस वाले सर्किट में अगर आप देखोगे तो कैपिटल E का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। एक बार आपने पोटेंशियोमीटर बना दिया तो लेंथ भी कांस्टेंट है। और E1 जो है, अब E1 जो है वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है क्या? मतलब आप जितना बड़ा पोटेंशियल का ईएमएफ यहाँ पे लगाओगे, आप अपने ऑक्सिलरी सर्किट में जितने बड़े पोटेंशियल का बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा क्या? तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर जो है वो काम करता है। अब इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी क्यों आती है सर? ये काम करता है नल डिफ्लेक्शन पर। ये जो सर्किट है वो क्या कब काम कर रहा है? नल डिफ्लेक्शन पर। अब नल डिफ्लेक्शन पर क्या हो गया, पता नहीं यार क्या कर रहे हैं। एट नल डिफ्लेक्शन, एट नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन पर इन दोनों सर्किट, ये जो ऑक्सिलरी सर्किट और ड्राइविंग सर्किट वो दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं क्या? एट नल डिफ्लेक्शन ऑक्सिलरी सर्किट, AUXI ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी सर्किट is independent, is independent, is independent of driving circuit। अब अगर ऑक्सिलरी सर्किट और ड्राइविंग सर्किट एकदम इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो कोई करंट के कारण लॉस नहीं होगा, कोई करंट के कारण लॉस नहीं होगा। इसका मतलब इसका करंट इसमें घूमेगा, और अगर इसका कोई करंट हो तो वो उसमें घूमेगा। अगर इस वाले ब्रांच में कोई करंट है तो वो इसमें घूमेगा, और इस वाले ब्रांच में कोई करंट तो इसमें रहेगा। मतलब नल पोजीशन पे तो इसमें कोई करंट नहीं है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब मेरे पास नल पोजीशन आ चुका है तो नल पोजीशन में क्या होगा, ये दोनों सर्किट एकदम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इसीलिए इन दोनों के कारण कोई लॉस नहीं होगा। अब कोई लॉस नहीं होता, इसलिए क्या करता है, ए से जे का जो एक्चुअल ड्रॉप है वही आपको मिलता है। जैसे ए से जे का इस वाले केस में एक्चुअल ड्रॉप कितना था? बैटरी का ईएमएफ, तो बैटरी का ईएमएफ आपको मिला। इसलिए ये एक आइडियल वोल्टमीटर के जैसा बिहेव करता है।
अब धीरे धीरे इसमें क्या करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मेरे को लगता है अभी पूरे अच्छे तरह से समझ में आया होगा। धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने बेसिक समझाने का थोड़ा कोशिश किया था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास ये देखो, ये जो रेड से मैंने बनाया है, रेड से जो मोटा वायर बनाया है वो मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है, ए बी मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है, और जो ड्राइविंग सेल है उसका ईएमएफ मान लो कोई 48 ओम का रखा है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मान लो कुछ तो 2 ओम का है, ठीक है। और ये जो ए बी का वायर है, ऐसा बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर जो है वो 10 ओम का है, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी वायर जो है वो है 10 मीटर का, मतलब ए से बी का जो लेंथ है वो कितना बताया है, 10 मीटर का बताया गया है। ये जो बैटरी है, जो मेरे पास ऑक्सिलरी बैटरी है, इसका जो इंटरनल ईएमएफ है वो बताया गया है, सॉरी इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बताया गया है 1 ओम का। और ऐसा बोला गया है कि एट नल पोजीशन ए जे का जो लेंथ है, ए जे का लेंथ है वो इक्वल है मान लो 3.6 मीटर्स के, ठीक है। ए से जे का जो लेंथ है, यहां से यहां का जो लेंथ है वो बताया गया है 3.6 मीटर्स का। अब क्वेश्चन ये बोला गया है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। फाइंड द ईएमएफ, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पैटर्न है, पैटर्न को एकदम आराम से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, हमें ए से जे, अब देखो ए से जे का लेंथ मुझे पता है कितना है, 3.6 मीटर्स का। अगर मैं किसी तरह से के का वैल्यू निकाल लूं, अगर ये नल पोजीशन पर, ऐसा बोला गया ना कि नल पोजीशन का लेंथ कितना है, 3.6 मीटर्स का है। अब अगर मुझे किसी तरह से के का वैल्यू मिल जाए क्वेश्चन में, अगर मेरे पास किसी तरह से मुझे जो ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, यहां से यहां का जो ड्रॉप है वही तो ए से जे का ड्रॉप होगा। बात समझ में आ रहा है, जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, ए से जे का ड्रॉप होगा ना। अब अगर मुझे ए से जे का ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो मुझे लेंथ पता है, मुझे ये जो नल पोजीशन का लेंथ था वो 3.6 मीटर आ गया। मैं किसी तरह से अगर के कैलकुलेट कर लूं, के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर कैलकुलेट कर लूं तो उसको 3.6 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे बैटरी का ईएमएफ मिल जाएगा क्या। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कैलकुलेट करना। अब ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये 48 ओम का मेरे पास बैटरी है, अगर ये बैटरी 48 ओम का है तो ए से बी में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो 48 ओम का है क्या, सोच के बताना, सोचना। ये अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो बैटरी है 48 ओम का है, मतलब ए और बी के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 48 ओम 48 वोल्ट्स का होगा क्या, नहीं, कुछ ड्रॉप यहां पर भी हो जाएगा क्या। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, जैसे इससे पहले जब मैंने वर्किंग समझाने की कोशिश की थी ना, तो मैंने वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया था। तो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया था तो मैंने सिंपली क्या बोला कि जो इसका पोटेंशियल था, जैसे वहां पर मैंने ई लिया था तो ये ई रखा था और ये 0 रख दिया था ना, ऐसा कुछ रख दिया था। अब यहाँ पर ये 48 ओम गिवन है, लेकिन ए और बी के अबाउट में 48 ओम का ड्रॉप नहीं होने वाला, कुछ ड्रॉप इस 48, ये वोल्ट है, सॉरी ये 48 वोल्ट का कुछ ड्रॉप इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में हो जाएगा क्या। अब अगर मैं क्वेश्चन को नल पोजीशन पर सॉल्व करता हूं तो नीचे का सर्किट रहे ना रहे कोई फर्क पड़ेगा क्या। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ऊपर का सर्किट देखूंगा ना, ये जो सर्किट है सिर्फ मैं उसमें काम करूंगा। अब अगर आप देखोगे तो देखो यहां पर एक 2 ओम का रेजिस्टर है और ये पूरा ए से बी का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम का है क्या। तो मैंने ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। मैं सिर्फ ड्राइविंग सर्किट बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे के का वैल्यू कैलकुलेट करना है और के का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ड्राइविंग सर्किट की जरूरत है। ये जो सर्किट है, ये बैटरी है हमारे पास, एक 2 ओम का रेजिस्टर यहां पर है और यहां पर ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कितने ओम का है, 10 ओम। अब ये टोटल 48 वोल्ट्स का बैटरी है क्या, ये 10 ये 2, मुझे यहां से लेके यहां तक का ड्रॉप चाहिए क्या, हाँ या ना।
क्वेश्चन में मेरे पास ईएमएफ का वैल्यू गिवन है, बैटरी का वो जो ड्राइविंग बैटरी है, ड्राइविंग सेल है, उसका ईएमएफ का वैल्यू गिवन है, लेकिन वो मेरे काम का नहीं है। मेरे काम का है ए से बी का जो ड्रॉप है वो। तो ये सब डेटा ना मैं हटा दे रहा हूं, डेटा तो याद ही है। अच्छा, मैं ए से बी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ए से बी का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अब देखो ये सर्किट में यहां पर मैं सिंपल सा वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकता हूं क्या? अगर सीरीज सर्किट ऑफ रेजिस्टर्स होता है तो वोल्टेज डिवीजन का रूल लगाया जा सकता है। अच्छा, वोल्टेज डिवीजन का रूल क्या बोलता था? टोटल वोल्टेज, टोटल ड्रॉप 48 का हो सकता है, 48 का टोटल ड्रॉप हो सकता है, लेकिन मुझे ड्रॉप किस में ढूंढना है? मुझे ड्रॉप इस 10 ओम के रेजिस्टर में ढूंढना है। तो जिसमें ड्रॉप ढूंढना है उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, 10 + 2 12 हो जाएगा। मतलब ये जो VAB का वैल्यू है, ये जो VAB का वैल्यू है, इस VAB का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा क्या? तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ये ड्राइविंग सेल का जो EMF है वो मत देखना, आप हमेशा कैलकुलेट करना वोल्टेज अबाउट पोटेंशियोमीटर। ये वोल्टेज ड्रॉप अबाउट पोटेंशियोमीटर, कभी भी क्वेश्चन आए आपको करना क्या है? आपको पोटेंशियोमीटर के अबाउट जो ड्रॉप होगा वो कैलकुलेट करना है। तो VPM आप कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन में EMF गिवन रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन है। अगर मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता ना, तो इस केस में डायरेक्टली VPM का वैल्यू, VPM मतलब वोल्टेज ड्रॉप अबाउट पोटेंशियोमीटर, इसका वैल्यू डायरेक्टली EMF ऑफ द बैटरी मतलब 48 वोल्ट के इक्वल रखते थे। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, अगर जो ड्राइविंग सर्किट है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपको VPM का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। VPM मतलब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है, तो मैक्सिमम ड्रॉप कितना हो सकता है? 40 का ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि बाकी का ड्रॉप तो यहां पर हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? एक बार आपको VPM का वैल्यू मिल गया ना, जैसे मुझे इस वाले क्वेश्चन में VPM का वैल्यू मिल गया, अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। कैसे सर? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद रखना, VPM अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है जो आप क्या करोगे, याद रखोगे, VPM अपॉन लेंथ। अब K का वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करूं तो VPM का वैल्यू कितना है? 48। अब एक आंसर ना 48 के टर्म्स में भी रहेगा, 48 को रेफरेंस मान के भी एक आंसर रहेगा। अगर आपने 48 को रेफरेंस मान के सॉल्व किया तो आंसर गलत है। VAB का वैल्यू यहाँ पर या VPM का वैल्यू कितना है? 40 डिवाइडेड बाय लेंथ। इसका लेंथ कितना है हमारे पास? A से B का लेंथ मैंने 10 मीटर का रखा था, 0 से 0 अगर कैंसिल हो गया तो K का वैल्यू मिल गया ना। अब ध्यान से सोचो, अगर K का वैल्यू मिल गया, अगर K का वैल्यू मिल गया तो वोल्टेज ड्रॉप अबाउट पॉइंट AJ, ये क्या होता है? K टाइम्स ऑफ X होता है क्या? अब K का वैल्यू है 4 और X का वैल्यू है 3.6, 4 इंटू 3.6 सिंप्लीफाई कर लोगे, यही बैटरी का EMF है क्या? तो जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड EMF जो है वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3.6, 4 इंटू 3.6 मल्टीप्लाई करोगे, जो भी होगा वो हमारे पास आंसर होगा। सर मेरे को नहीं समझ में आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद क्या रखना है क्वेश्चन में, कभी भी पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आए हमेशा कोशिश करना VPM का वैल्यू कैलकुलेट करने का। VPM का वैल्यू मिल गया तो VPM को लेंथ से डिवाइड कर दो, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया है क्या? अच्छा, अब यहां पर ना क्वेश्चन में वो चेंज कैसे लाएंगे, कैसे कैसे चेंज लाया जा सकता है वो देखो। आई होप ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो ऑक्सिलरी सर्किट है वो कुछ ऐसा कनेक्टेड है, ये J पॉइंट है, और ये जो बैटरी है ये 10 वोल्ट्स का बैटरी गिवन है। इस बार क्या गिवन है? 10 वोल्ट्स का बैटरी गिवन है, और बोल रहे हैं कि फाइंड द, क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इस तरह से सर्किट है, और ये x का वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। ठीक है, x का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एकदम ध्यान से देखना। ये अगर 48 वोल्ट का मेरे पास सेल है, तो A और B वायर जो है उसमें जो ड्रॉप होगा, अब
ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है क्या? मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 40 का और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 0 का। सर ये मेरे को नहीं समझ में आया। अरे भाई साहब, अगर ये 48 था तो 48 इसको 0 मान लो तो यहाँ पे 48 होगा। इस वाले एंड को 0 मान लिया, अगर ये 0 है तो ये 48 होगा। अगर ये 48 है तो यहाँ पर ड्रॉप हो गया, यहाँ पर ड्रॉप होने के बाद ये 40 आएगा, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 40, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 0। ठीक है, अब मैंने ए पॉइंट से ऐसे कनेक्ट करके रखा है। अब अगर ये पॉइंट 0 का है, ये पॉइंट 0 है, मतलब ये भी क्या होगा? 0 होगा। ये 0 हुआ मतलब यहाँ पर -10 होना चाहिए क्या? ये सब बेसिक सर्किट थ्योरी मैंने समझाया है, नहीं आता है तो तुम अपना समझना। अब अगर नल पोजीशन पर मैं बात करूं तो नल पोजीशन पे इसके थ्रू तो कोई करंट होगा नहीं, मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? -10 का हो जाएगा क्या? हाँ या ना? बिल्कुल सर जी। अब अगर मुझसे कोई बोलता है कि फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, सॉरी ए जे, तो मैं क्या लिखूंगा? पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट जे लिखेंगे। ए पे पोटेंशियल कितना है? ए का पोटेंशियल है 0 माइनस जे वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं लिखूं तो जे वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? -10। ऐसा ही कुछ है क्या? ये 10 आ रहा है क्या मेरे पास? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 0, अच्छा ये 0 तो ये 0, ये वाला 0 तो ये पॉइंट भी 0। ठीक है, इस तरह से 0 0 0। अच्छा ये 0, अब बैटरी अगर 10 वोल्ट है मतलब -10 और यहाँ पे 10। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बी से ए आते वक्त अगर हायर पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर का वायर जो है वो बी हायर पोटेंशियल पर है, ए लोअर पोटेंशियल पर है, तो बी से ए आते वक्त पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो 40 का है। इसका मतलब जे से ए आते वक्त देखो, अगर ए से जे का पोटेंशियल ड्रॉप 10 का है तो जे से ए आते वक्त जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो -10 का होगा क्या? अगर ए से जे जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप 10 का था तो जे से ए आने पर -10 का है क्या? अच्छा अब तुम खुद से सोचो, बी से ए आने पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है वो हमेशा पॉजिटिव है, कभी भी नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है क्या? सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला? ये 48 वोल्ट का बैटरी है, अगर ये 48 वोल्ट है ये 0 होगा, यहाँ पे 2 ओम का कारण कुछ ड्रॉप होगा। अब इस वाले बी से ए पे बीच में जो ड्रॉप होता है वो कितना है? 40 का ड्रॉप है। अच्छा कौन हायर पोटेंशियल पे? अगर ये देखना है तो क्या करेंगे? जो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा वही हायर, तो बी पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, ए पॉइंट लोअर पर है, तो ये अगर 0 है तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 40 हो गया। अब बी से ए आते वक्त जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो सकता था वो 40 का हो सकता था। मैंने क्या बोला कि अगर मैंने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, अगर मैंने ए पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है और मैं नल पॉइंट ढूंढ रहा हूं, तो यहां पर जो ड्रॉप है ए से जे का जो ड्रॉप आ रहा है उसका वैल्यू आ रहा है -10 का, और मुझे चाहिए बी से ए आते वक्त, हम जब बी से ए आएंगे तो जो भी ड्रॉप आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्या? अब जैसा ड्रॉप मुझे चाहिए, जैसा ड्रॉप मुझे चाहिए वो कभी मिल सकता है क्या? हम बी से ए स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, जब भी आप बी से ए जाओगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है वो गलत, वो नेगेटिव आ रहा है क्या? अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सर्किट के अरेंजमेंट को गलत बनाया है। अब ना, अब जब आप देखना, जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना फिजिक्स के लैब में, तो बहुत बार ऐसा होता है उनका रीडिंग नहीं आता। रीडिंग नहीं आता क्या होता है? जो पोटेंशियोमीटर वो यूज करेंगे, वो जो गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, उनमें डिफ्लेक्शन सही से नहीं आएगा। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने सर्किट का अरेंजमेंट गलत किया हुआ है। इसी क्वेश्चन में यहां पर देखो, ये अगर लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है ना पॉइंट ए, तो ये जो बैटरी है, बैटरी का भी लोअर पोटेंशियल आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये जो कनेक्शन है वो गलत किया हुआ। इस कनेक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो जो भी आंसर है वो मुझे मिल जाएगा। अभी ध्यान से देखना, पहले तो ये समझो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, एरर क्या है यहाँ पे, मिस्टेक क्या है। बी से ए आते वक्त जो ड्रॉप है वो 40 से 0 होगा, कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? मुझे जो ड्रॉप चाहिए वो -10 का, तो -10 का ड्रॉप कभी आएगा ही नहीं। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और वो तुमसे ऐसा बोलेंगे कि x का क्या वैल्यू है, तो x का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर ये सर्किट है ना तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब क्यों कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो बी से ए आते वक्त जो ड्रॉप है वो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन मैं एक ऐसा ड्रॉप ढूंढना चाहता हूं जो -10 का है, नेगेटिव है, जो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया है क्या? अब ये क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हो गया सर जी? ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है कनेक्शन का। हमने
जो कनेक्शन है वही मिस्टेक किया है। अगर मैं कनेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूं ना तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखना अभी मैं क्या बोलता हूं कि ये जो मेरे पास कनेक्शन था, ये लोअर पोटेंशियल ए पॉइंट से कनेक्ट कर दो और जो हायर पोटेंशियल है उसको ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। अब देखना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पोटेंशियोमीटर में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये 40 है, ये 0 है। अगर ये 0 तो ये भी 0। अब अगर ये 0 है तो ये 10 हो जाएगा, मतलब ये +10 का हो जाएगा क्या, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं। नल डिफ्लेक्शन के टाइम पर ए जे वाले ब्रांच में कोई करंट है नहीं। अब यहां से यहां का ड्रॉप कितना है, 10। मतलब सॉरी, जे से ए जाने पर, जे से ए जाने पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो 10। अब बी से ए आने पर ड्रॉप 40 का हो सकता है। अगर 40 का ड्रॉप पॉसिबल है तो 10 का ड्रॉप भी हो सकता है क्या। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड किया था, इसको चेंज करने से, ऑक्सिलरी सर्किट में कुछ भी चेंज लाने से आपका जो ड्राइविंग सर्किट है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इन सब के वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो के का वैल्यू अभी भी कितना रहेगा, के का वैल्यू अभी भी 4 रहेगा। मुझे कितने का ड्रॉप चाहिए, मुझे 10 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए। तो 4 टाइम्स ऑफ x लिख देंगे। अगर 4 टाइम्स ऑफ x लिख देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 4। 10 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 2.5 मीटर्स का ड्रॉप। मतलब ये जो x है, j से a का जो वैल्यू है 2.5 मीटर्स का है। सर मेरे को ये तो समझ भी नहीं आया सर। अरे भाई साहब, सिंपल से इतना बोल रहे हैं कि अगर आपने ड्राइविंग सेल का अगर नेगेटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट किया है तो जो ऑक्सिलरी सेल है उसका भी नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसके कारण पोलैरिटी अलग होगा, इसके कारण पोलैरिटी अलग होगा। फिर जैसा ड्रॉप आप ढूंढना चाहोगे ना, वो ड्रॉप आपको कभी मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको ये कनेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे जब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ा देते हैं। काम तो वही करना है। मैं थोड़ा पॉज करके सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर ऑक्सिलरी सर्किट, थोड़ा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन है, अगर ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में अगर नल डिफ्लेक्शन है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए टू जे। ए से जे की जो दूरी है वो वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये पता है अपने को कि ये जो बैटरी है वो 28 वोल्ट का है, ये 4 ओम का है, और एबी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम कैलकुलेट करना है वीपीएम। एबी वायर के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अभी फिर से हायर पोटेंशियल कौन है, हायर पोटेंशियल बी है और लोअर पोटेंशियल ए है, ये सब ध्यान रखना है अपने को। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप यहां से ऐसे होना स्टार्ट करेगा। अब पोटेंशियोमीटर वायर के अबाउट अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करूं तो वीपीएम, कनेक्शन बराबर है ना, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, कनेक्शन बराबर है, रीडिंग तो आएगा। कनेक्शन बराबर नहीं होगा तो रीडिंग नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। अब वीपीएम का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल वोल्टेज का ड्रॉप 28 का हो सकता है, ठीक है। जब नल डिफ्लेक्शन आएगा तो ये जो नीचे का सर्किट है वो तो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल वोल्टेज का ड्रॉप 28 का आ सकता है, ठीक है। हमें जो ड्रॉप है वो 10 ओम के ब्रांच में चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है 14 ओम का, 4 इसका और 10 इसका। तो ये एक हो गया, ये 2 हो गया। मतलब वीपीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा, वीपीएम का वैल्यू 20 वोल्ट्स का आ गया क्या। अब अगर वीपीएम पता चल गया तो के का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम क्या करना है, वीपीएम कैलकुलेट करना है। वीपीएम मतलब पोटेंशियोमीटर के अबाउट जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो कैलकुलेट कर लेना। एक बार वीपीएम का वैल्यू मिल गया तो के का वैल्यू क्या लिखोगे, के का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं ना, के ये जो के है, के का वैल्यू हो जाएगा अपॉन लेंथ कर दो तो 20/10 कर दोगे, 20/10 कर दोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आ गया 2, सब ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में चल रहा है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सर्किट को कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश किया है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए, ध्यान से अगर सोचा जाए, देखो मुझे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए क्या, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसका वैल्यू मेरे को चाहिए। जो मेरा ऑक्सिलरी सर्किट है, हाँ, ये जो मेरा ऑक्सिलरी सर्किट है, अब उसको मैं ध्यान से देखता हूं। मुझे क्या पता है कि ये अगर जीरो है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये अगर जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ठीक है। अच्छा,
मैं मान लेता हूं इस वाले ब्रांच का, इस वाले एंड का पोटेंशियल कितना है, x, ठीक है। अगर मैं x मान लूं तो ये 0 है, मतलब ये 0 तो ये 0, तो यहां पर ये 2 हो गया ना, ये 0 तो ये +10 हो जाएगा। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू अपन, इस वाले ब्रांच में तो कोई करंट जा नहीं रहा है, पोटेंशियोमीटर वाले वायर में, ये जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर वाला वायर उसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x - 2 by 1 प्लस x - 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 0। मैंने इस पॉइंट पर नोडल एनालिसिस अप्लाई किया, मतलब इस पॉइंट पर जितना भी करंट बाहर निकलता सबका सम क्या हो जाता है, 0 होता है। ये करंट तो कुछ गया ही नहीं, तो x - 2 डिवाइडेड बाई 1 इसका रेजिस्टेंस, x - 10 डिवाइडेड बाई 1 इसका रेजिस्टेंस। यहां से अगर आप x का वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x - 2 प्लस x - 10, तो ट्वाइस ऑफ x - 12, इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो x का वैल्यू 6 लिख सकते हैं क्या। अब अगर x का वैल्यू 6 आ गया, मतलब इस वाले पॉइंट का वैल्यू कितना आ गया, 6, तो यहां पर 6 है, यहां पर 0 है, तो जो ड्रॉप मुझे चाहिए, अब ये स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, जो ड्रॉप मुझे चाहिए, J से A का जो ड्रॉप चाहिए, J से A का जो ड्रॉप चाहिए वो 6 वोल्ट का आएगा क्या, ये 6 का, ये 0 का। अब जो ड्रॉप है, ये जो भी ड्रॉप है वो k टाइम्स ऑफ लेंथ के इक्वल आता है क्या। अगर k टाइम्स ऑफ x लिख देंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से 6 को क्या लिखेंगे, k का वैल्यू कितना आया था, k का वैल्यू आया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ x, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या, तो ये आंसर। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है क्या, हमने सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स पढ़ा है क्या, हाँ। अगर हमने सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स पढ़ा है तो ये जो नीचे का जो ऑक्सिलरी सर्किट है ना, मैं उसको थोड़ा आसान बना सकता हूं। कैसा सर जी, हमने ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सीखा ना, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, हाँ। ये जो नीचे का जो ऑक्सिलरी सर्किट है, सिर्फ इसको देखो, हम जानते थे जब भी सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू बताया था, E1/R1 प्लस E2/R2, दो ही सेल है, 1/R1 प्लस 1/R2, ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं। तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा E1 के प्लेस में कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना 1, प्लस E2 के प्लेस में कितना 10, रेजिस्टेंस कितना 1, डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/1 प्लस 1/1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 2 + 10, यहां पर आ रहा है 12 डिवाइडेड बाई 2, ये 6 आ गया क्या। अब अगर नल डिफ्लेक्शन है, मतलब ये जो सर्किट था, इस सर्किट को आप स्क्रीन को पॉज करके, मतलब आप अलग से डायग्राम बनाना, मैं इन दोनों को रिमूव करके एक सिंपल सा सर्किट ऐसा बना सकता हूं ना। मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास एक बैटरी है 6 वोल्ट का जो ऐसे कनेक्टेड है, अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर ये नल डिफ्लेक्शन पर है तो इसके थ्रू तो कोई करंट जाना नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से जो ड्रॉप चाहिए वो 6 वोल्ट का चाहिए, अब जो ड्रॉप होता है वो k टाइम्स ऑफ लेंथ के बराबर है, k का वैल्यू हमने 2 फाइंड किया था, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जो तरीका आपको अच्छा लगा हो ना आप उसको यूज करना, ये क्वेश्चन टफ होते हैं, टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं पोटेंशियोमीटर के, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये हो गया पहला एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, ठीक है। हमने पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन देख लिया, पोटेंशियोमीटर का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। ये देखो, ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन मतलब ये लास्ट टॉपिक है करंट का, इसके बाद करंट खत्म, ठीक है, इसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का जो कैलकुलेशन है, इसमें मान लो कि ये मेरे पास जो बैटरी है, इसको ई मान लेते हैं, और ये नहीं, ये E1 मान लेते हैं, ये R1 मान लेते हैं, और ये कैपिटल ई मान लेते हैं। मैंने अभी सिंपल सर्किट रखा है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं रखा है, क्वेश्चन में अच्छा सॉल्व करा दूंगा, क्वेश्चन का टेंशन ना ले। अगर ये कैपिटल ई है मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं और यहाँ का पोटेंशियल ई मान सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक बैटरी है, ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इस बार कैलकुलेट करना है।
वैसा ही सर्किट कनेक्शन है, बस मैंने क्या कर दिया है, एक लोड रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा क्यों कर दिया सर? क्योंकि जब इस E1 के थ्रू तुम अगर देखोगे तो अभी से पहले तक E1 से कोई करंट नहीं निकल रहा था, E1 वाले बैटरी से कोई करंट नहीं निकल रहा था। तो अगर E1 वाले बैटरी से कोई करंट नहीं निकलता था तो ए जे वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो क्या होता था, ईएमएफ के बराबर हो जाता था। अब अगर E1 वाले वायर से करंट निकलेगा, जब करंट निकलता है व्हेन द सेल इज इन यूज, सेल जब यूज में है, तो इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे क्या? ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ा है। अभी यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। ये जीरो है, ये ई मान लिया, अच्छा ये जीरो तो ये भी जीरो होगा, अच्छा ये जीरो है तो ये E1 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बार क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। अब अगर सर्किट में करंट है, पहले क्या होता था, बैटरी से कोई करंट नहीं निकल रहा था तो यहाँ पे क्या बोलते थे, ये रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब इसके कारण यहाँ से एक सर्किट क्लोज होगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो अगर यहाँ पर E1 है तो यहाँ पर डेफिनेटली कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा E1 माइनस आई इंटू R1। सर मेरे को नहीं समझ में आया, ये जो R1 रेजिस्टेंस है उसके कारण कुछ ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? और ये अगर आपको बैटरी याद हो ना तो आई का वैल्यू क्या लिखते थे, आई का वैल्यू ऐसे लिखते थे, ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर, इस तरह से लिखते थे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, मान लो ये ए था ना, तो ये भी पॉइंट है, ये जे पॉइंट ही है। तो ये जो जे पॉइंट है, इस बार जो जे पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो क्या है, E1 माइनस ऑफ आई टाइम्स ऑफ R1 है, लिख सकते हैं क्या ऐसा, E1 माइनस ऑफ आई टाइम्स ऑफ R1। तो जे पॉइंट का पोटेंशियल अगर लिखा जाए VJ, वीडियो जॉकी VJ, जे पॉइंट का पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E1 माइनस आई के प्लेस में लिखेंगे E1 इंटू R1 R प्लस R1, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जे पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ रहा है, E1 इंटू R प्लस E1 R1 माइनस E1 R1 डिवाइडेड बाई R प्लस R1, ऐसा ही कुछ आएगा ना। सिंप्लीफाई करने पर जे पॉइंट का जो पोटेंशियल है, जे पॉइंट का पोटेंशियल ये E1 R1 प्लस में माइनस में गायब, तो ये E1 अपॉन R डिवाइडेड बाई R प्लस R1, इस तरह से हमारे पास VJ का वैल्यू आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। अब जे पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, E1 इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R1। अच्छा फिर से हम क्या करेंगे, नल डिफ्लेक्शन ढूंढेंगे। एक बार नल डिफ्लेक्शन आ गया तो ये जो ऊपर का सर्किट है ड्राइविंग सर्किट और जो नीचे का ऑक्सिलरी सर्किट है, इन दोनों का कनेक्शन खत्म हो गया ना, इसका कोई भी करंट इसमें नहीं जाने वाला। अब इसका कनेक्शन खत्म हो गया तो हम ए से जे का ड्रॉप निकाल लेंगे, जैसे अभी से पहले तक निकाल रहे थे। एक बार ए से जे का ड्रॉप मुझे मिल गया, ए से जे का ड्रॉप क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा क्या, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते थे। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लो, ये लेंथ एक्स कैलकुलेट कर लो, तो के से एक्स का जो वैल्यू है, अच्छा ये जीरो है और जे पॉइंट का पोटेंशियल ऐसा है, तो वो E1 R प्लस R1, मैंने सही लिखा है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। इस तरह से अगर आप देखोगे तो अब देखो इस वाले इक्वेशन में आपको क्या क्या पता है, E1 पता है, बैटरी का हमने EMF निकाल दिया, लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया तो OM पता है, एक्स का वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया, के का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, तो अननोन क्या है, ये R1 जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वही अननोन है क्या, इसको भी सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन लास्ट होगा, एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाला, क्योंकि कंसेप्ट वही रहेगा, बस सर्किट को किस तरह से हैंडल करना है ये सीखना है। तो मैं स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ई का वैल्यू 36 वोल्ट का है, जो बैटरी है उसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया गया है 2 ओम का, ठीक है। और जो ऑक्सिलरी सर्किट है उसमें मैंने ईएमएफ कनेक्ट किया है 10 वोल्ट का, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 ओम का है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है जिसका वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा और ये बता दिया गया है नल पोजीशन या जीरो डिफ्लेक्शन का जो पॉइंट है वो 2 मीटर की दूरी, मतलब जे से ए की जो दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर्स की है। अब सबसे पहला काम क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहला काम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, जो वीपीएम हमें कैलकुलेट करना है। अब वीपीएम ए से बी का जो वायर है वो 10 ओम का है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे वीपीएम, टोटल वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो सकता है, 36 का हो सकता था,
उसमें से मुझे ए से बी में जितना ड्रॉप हुआ है वो मेरे को जानना है, बेसिकली बी से ए में जो ड्रॉप हुआ वो मेरे को जानना है, क्योंकि बी हायर पोटेंशियल है। तो 10 जो रेजिस्टेंस था 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस कितना हो जाएगा 10 + 2 12, तो ये हो जाएगा वीपीएम। वीपीएम का वैल्यू क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 30। वीपीएम का वैल्यू 30 आ गया। अगर वीपीएम मिल गया तो के का वैल्यू कितना मिल जाएगा, के का वैल्यू मिल जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10 3, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरे पास आ गया 3 का। सबसे पहला काम तो क्वेश्चन में यही करना है, कुछ भी बोला जाए इतना तो कर लो भाई, इतना तो कर लो। अब ये कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब यहां से यहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अब अगर ये लोड रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, अगर ये लोड रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा, इसके थ्रू करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब अगर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो आप मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है जी। अब मैं ऑक्सिलरी सर्किट के लिए अगर इक्वेशन लिखूं ना, अगर मैं ऑक्सिलरी सर्किट के लिए इक्वेशन लिखूं, मान लो मैं स्टार्ट करूं ए वाले पॉइंट से स्टार्ट करके, मान लो मुझे को जे पॉइंट तक जाना है, ए वाले पॉइंट से स्टार्ट करके अगर मेरे को जे पॉइंट तक जाना है, देखो ये जो ऑक्सिलरी सर्किट है ये 3 ओम का है। अच्छा, आर का वैल्यू अपने को नहीं पता, कोई नहीं, हमने अभी देखा था ना, हमने अभी देखा था ये जो वोल्टेज ड्रॉप आया था एजे के अबाउट, ठीक है, या जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया था ई टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ये ई आर प्लस आर जो है वो करंट है, करंट इनटू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको अगर मैं देखूं तो इसके हिसाब से वी ए जे का वैल्यू तो पागल हो जाते हैं। वी ए जे का वैल्यू जो है, अगर मैं पोटेंशियोमीटर को देखूं तो वी ए जे का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, के टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू है 2, के का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों को इक्वेट कर देना चाहिए क्या, तो क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, दगा नहीं करोगे, करो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो वी ए जे, अब ई का वैल्यू कितना था, अब ये E1 है यहाँ पे, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, E1 है, E1 का वैल्यू है 10 इंटू लोड रेजिस्टेंस है 3 का डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R का है जिसको इक्वेट करना है 6 से, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R, तो 2 टाइम्स ऑफ R अगर 4 आता है तो R का वैल्यू आ जाएगा 2 ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बेसिक सर्किट थ्योरी और पोटेंशियोमीटर के कांसेप्ट को मिला के हम क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन कॉलेज के एग्जाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो पढ़ना, सॉल्व करना खुद से बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया। नेक्स्ट वाले क्लास में, कल थर्सडे है, कल भी एक लेक्चर अपलोड होगा, कल कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे।